सभी को नमस्कार। जुगटा अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे का सेकंड चैप्टर आज रिव्यू करूंगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जुगटा अकेडमी हमेशा से इकोनॉमिक सर्वे को सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। तो उसी सीरीज़ में जो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे था, जो कि 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का था, जिसे हाल ही में हिमाचल के इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं, उन्होंने पब्लिश किया था। तो उसी को हम रिव्यू करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज़ में आप देखेंगे कि फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी जो कि एक जनरल ओवरव्यू आपके लिए लेके आई थी, वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए सेकंड चैप्टर को रिव्यू करूंगा। तो देखिए, कोशिश यही रहती है कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिव्यू या फिर उसका एक स्क्रूटिनी आपके लिए लेके आ सके, ताकि फिर वो आपके लिए एग्ज़ाम में रेलेवेंट हो सके। बिकॉज एज यू नो दैट द इकोनॉमिक सर्वे एक्चुअली होल्ड्स द सुपर इम्पॉर्टेंट इन द प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे आप जो देख रहे हैं वो है फाइनेंशियल ईयर के लिए 2024-25, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली ये किस तरीके का एक डॉक्यूमेंट है। तो आप देखेंगे गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो, तो वो आपको दो डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करते हुए हमेशा दिखेगी। एक इकोनॉमिक सर्वे होता है जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर या उससे पिछले जो फाइनेंशियल ईयर्स है उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। आई मीन इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन देता है, दैट हाउ वेल द इकोनॉमी वाज देयर इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अभी इकोनॉमी कैसे चल रही है। इट विल ट्रैक ऑल दी ग्रोथ्स, डेवलपमेंट्स, राइट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रैक बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू किया जाता है। वैसे ही सेकंड जो डॉक्यूमेंट आपका रहता है वो होता है बजट। तो बजट बेसिकली एक फ्यूचरिस्टिक डॉक्यूमेंट है जो कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर को के बारे में एक्सपेक्टेशंस और एस्टिमेट्स आपके सामने रखता है, ठीक है। तो एज यू नो द फाइनेंशियल ईयर एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम, चाहे वो स्टेट लेवल पे आप देखिए चाहे सेंट्रल लेवल पे, तो फाइनेंशियल ईयर यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, राइट। तो आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल, जो 1 अप्रैल 2025 से चला था, वो चलेगा 31 मार्च 2026 तक। तो अभी वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसको हम यूजुअली कहेंगे कि दिस इज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2025-26। इसके लिए, इस पर्टिकुलर ईयर के लिए जो अभी चल रहा है, जो अभी रनिंग है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने बजट को पब्लिश किया था या बजट को इम्प्लीमेंट किया था। तो बजट इज ऑलरेडी देयर, बट बजट जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचरिस्टिक डॉक्यूमेंट है वो इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट जो कि आने वाले ईयर में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कैसा रहेगा, गवर्नमेंट की अर्निंग्स जिसे हम रिसीट्स कहते हैं वो कैसी रहेगी, वो सारे एस्टिमेट्स गवर्नमेंट ने पब्लिक कर दिए हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग द बजट। बट बजट से ठीक पहले एक और डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया गया था हिमाचल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक सर्वे, जो कि हमें पिछला फाइनेंशियल ईयर जो कि 2024-25 था, वहां पे हिमाचल की इकोनॉमी किस तरीके से बिहेव की उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो ये जो चैप्टर हम रिव्यू कर रहे हैं ये है चैप्टर नंबर 2। और जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी समय से जुगटा अकेडमी रेगुलरली पब्लिश करता रहा है आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे को, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहता है जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है वो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड और काफ़ी बल्कि डॉक्यूमेंट रहता है। तो उसको हम रिव्यू करके प्रॉपरली हम उसको थोड़ा सा कंसाइज करने की कोशिश करते हैं। तो वो भी अब अवेलेबल है, आप जैसे कि जानते हैं। तो इससे पहले कि हम इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर नंबर 2 को रिव्यू करें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। जुगटा अकेडमी के 3 सेंटर्स हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, शिमला, चंडीगढ़ और धर्मशाला में। तो तीनों सेंटर्स में HPAS के लिए फाउंडेशनल बैच शुरू होने जा रहे हैं, बैचेस। तो शिमला में जो डेट है, टेक अ नोट ऑफ दिस डेट, इट वुड बी फ्रॉम 15 मई 2025। 15 मई से ये बैच शिमला में शुरू हो रहा है। वहीं चंडीगढ़ में ये 23 मई से,
और धर्मशाला में भी 23 मई से। और ये जो बैच रहेगा वो मॉर्निंग बैच रहेगा, राइट, दैट विल बी रफली फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो इसके जो फीचर्स हैं तो वो आप देख सकते हैं, और अदरवाइज हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो भी अवेलेबल है, राइट। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस सीरीज का सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे का। तो इकोनॉमिक सर्वे का रेलेवेंस आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए देख सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी आप देखेंगे, प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस निकल के आते हैं काफ़ी सारे इकोनॉमिक सर्वे से। मेंस के लिए भी इसका रेलेवेंस रहता है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम आपको सिंप्लीफाई करके इकोनॉमिक सर्वे को आपके सामने प्रेजेंट करें। ओके, सो शुरू करते हैं। तो सेकेंड चैप्टर जो आपका है वो है स्टेट इनकम अ मैक्रो इकोनॉमिक व्यू, राइट। तो बेसिकली एक जनरल एक चैप्टर है जिसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन रेलेवेंस रखती है। यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे बनते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर्स रहते हैं इकोनॉमिक सर्वे के, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो आप देखेंगे कि चैप्टर का नाम आप एक बार ध्यान से देखें, स्टेट इनकम मैक्रो इकोनॉमिक व्यू। तो बेसिकली मैं आपको ऐसे कंसाइजली बता दूं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं या क्या इंपॉर्टेंस ये चैप्टर रखता है। देखिए, इस चैप्टर के थ्रू मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको थोड़े थोड़े पार्शियली जो कॉन्सेप्ट्स है इकोनॉमी के वो भी आपको मैं उनसे भी गो थ्रू करवा सकूं, राइट। सो द आइडिया इज नॉट टू टू मेक यू मग अप द फैक्ट्स, बट आइडिया इज कि आपको थोड़े से इकोनॉमी के थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी समझ आ जाए, ताकि आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने में आसानी हो। सी, इफ यू नो द आर्ट ऑफ रीडिंग द इकोनॉमिक सर्वे, देन यू कैन गो ऑन एंड read the economic survey on your own, as well as in the coming years also आप इकोनॉमिक सर्वे को आराम से पढ़ सकते हैं अगर आपको इसको पढ़ने का आर्ट समझ आ जाए। तो इनिशियली जो कुछ थोड़े से चैप्टर्स रहते हैं इकोनॉमिक सर्वे के, जैसे चैप्टर नंबर 2 रहेगा, 3 है, 4 है, 5 है, तो उसमें थोड़े थोड़े फैक्ट्स के साथ साथ थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी हम क्लियर करेंगे जो आपके आने वाले प्रीलिम्स के लिए भी रेलेवेंट हो सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे आपको जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है उसकी इकोनॉमिक स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताएगा। तो दिस इज डेडिकेटेड टू द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024-25 जो कि पिछला फाइनेंशियल ईयर था। तो देखिए, सबसे पहली चीज है जो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है ये चैप्टर, वो है अबाउट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसे हम कहते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पादन या उत्पाद। तो GSDP बेसिकली स्टैंड्स फॉर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है यहाँ पे कि GSDP एट करंट प्राइस, राइट। एंड उसके बाद आप देखेंगे नीचे कि GSDP एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझते हैं ये GSDP क्या होता है। इसको हम एक डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे, बिल्कुल ही सिंपलिस्टिक वे में। GSDP स्टैंड्स फॉर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो और ये नेशनल लेवल पे ये कहलाता है GDP। इट इज सेम इन केस ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट, इट इज, या सेंट्रल लेवल पे हम इसे कहते हैं GDP, और स्टेट लेवल पे हम इसे कह देते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो GSDP हो चाहे फिर GDP हो, तो वो एक ही चीज है। जैसे मैं आपको GSDP अगर डिफाइन करके बताऊं तो GSDP वुड बी, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the state in a given time, irrespective of the nationality of the firm or the individual, right? तो कहने का मतलब है एक प्रदेश में, जैसे हम हिमाचल की बात करें, तो अगर हम हिमाचल की GSDP को समझे तो हिमाचल प्रदेश की GSDP क्या होगी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा। हिमाचल प्रदेश में, ध्यान से आप इसको टेक अ नोट ऑफ दिस, कि हिमाचल प्रदेश में एक साल में, या जैसे अभी साल हम ले रहे हैं 2024-25, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हिमाचल की जो GSDP है 24-25 के लिए क्या है, मतलब हमने ईयर लिया फाइनेंशियल ईयर 2024-25, तो इस गिवन ईयर में हिमाचल प्रदेश में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनकी फाइनल मनी वैल्यू, यानी इन टर्म्स ऑफ मनी जो फाइनेंशियल वैल्यू है वो कितनी है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल है ये, हिमाचल में सिर्फ एक पेन प्रोड्यूस हुआ है जिसकी वैल्यू है, मतलब मनी वैल्यू है उसकी 100 रुपीज का आपने वो पेन खरीदा था, और हिमाचल प्रदेश में एक सर्विस भी प्रोड्यूस हुई है
राइट। तो ये गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रही है, कोई भी सर्विस है। तो इसकी मनी वैल्यू कितनी थी? 100। तो अगर मैं गुड्स और सर्विसेज की मनी वैल्यू निकालूं और उनको जोड़ दूं तो मुझे जो मिलेगा वो होगा हिमाचल का GSDP। That would be Himachal's gross state domestic product, right? तो ये था GSDP। I hope it is clear। सेकंड हम देख रहे हैं, अब हम देखेंगे कि GSDP को आप दो प्राइसेस पे निकालते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि GSDP एट करंट प्राइस और GSDP एट कांस्टेंट प्राइस, इसको भी हमें समझना है। पहले इसको समझने से पहले आप देखेंगे कि ये इंफॉर्मेशन क्या आपको मिल रही है यहाँ पे, इसको पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट्स, पहले तो हम इसका मतलब भी समझेंगे। अकॉर्डिंग टू द एडवांस एस्टिमेट्स द GSDP एट करंट प्राइस or nominal GSDP for the financial year 2024-25 is estimated to be rupees 2,32,185 as against 2,10,662 crore in financial year 2023-24, exhibiting an impressive growth rate of 10.2% for the financial year 2024-25 as against 9.9% for financial year 23-24। तो इस इतनी सारी इंफॉर्मेशन इसमें है, बिल्कुल आप नहीं घबराएंगे। मैं आपको उसको बिल्कुल सिंपल करके प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। देखिए, समझते हैं पहले तो। देखिए, पॉइंट इज कि समझते हैं आप। तो इन्होंने सबसे पहले तो हमें यह बताया है कि GSDP करंट प्राइस पे रहेगी, ये हम देख पा रहे हैं, ये दिस 2,32,185, राइट। और अगर हम इस GSDP को, और ये GSDP का समझते, पहले मैं इसको ब्रेक डाउन कर देता हूं। एडवांस एस्टिमेट है, दिस इज द एडवांस्ड एस्टिमेट, AE जिसे कहा गया है। आप देख पा रहे होंगे यहां पे इन्होंने ये वर्ड यूज किया है, एडवांस एस्टिमेट। पहले तो समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो उसकी डेट आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने की रहती है 1 अप्रैल। और जब भी बजट आता है, यूजुअली जैसे हम स्टेट में देखें तो फरवरी मार्च के आसपास, सेंटर में तो फरवरी में आ जाता है बजट, पर स्टेट्स में आप देखेंगे मार्च के आसपास आपको बजट देखने को मिलेगा। तो होता क्या है कि बजट, जैसे मैंने आपको बताया कि एस्टिमेट है, तो बजट के थ्रू जो गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है उसको हम बोलते हैं बजट एस्टिमेट, है ना। तो इन टर्म्स को हम समझ रहे हैं, उनको हम कहते हैं बजट एस्टिमेट। जैसे मान लेते हैं इस बार का जो बजट है हिमाचल का, वो है द बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है, वो क्या है 2025-26। तो वो एक एस्टिमेट है, उसको हम कहेंगे बजट एस्टिमेट। पर बजट एस्टिमेट से पहले फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग होने पे नहीं, नॉर्मल जो ईयर होता है जैसे 1 जनवरी से शुरू होता है, वहां पे भी एक एडवांस्ड एस्टिमेट आता है, ठीक है। अभी देखो, जैसे मान लेते हैं 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, ध्यान से आप इसको समझेंगे, 1 अप्रैल 2025 से ये शुरू होगा। 2000 यहाँ पे कौन सा ईयर शुरू होगा? 2025 और 26 फाइनेंशियल ईयर। तो 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26। इस ईयर के लिए बजट आएगा फरवरी मार्च में, और उसके थ्रू जो एस्टिमेट्स होंगे वो होंगे, क्योंकि वो एस्टिमेट्स है ना, अभी तो फाइनेंशियल ईयर शुरू ही नहीं हुआ है, तो जो आएगा वो एस्टिमेट होगा, तो उनको हम बोलते हैं बजट एस्टिमेट्स। बट इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए, ध्यान से समझिएगा इसको, इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए एक एडवांस्ड एस्टिमेट भी आएगा, वो आएगा लगभग जनवरी 2025 में, दिसंबर के एंड में, यानी दिसंबर 2024 में या फिर जनवरी 2025 में ये एस्टिमेट होगा इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए। बट इसको हम बजट एस्टिमेट नहीं कहेंगे, रादर वी विल कॉल इट एडवांस्ड एस्टिमेट। तो दोनों में फर्क समझिए। बजट एस्टिमेट भी इसी ईयर के लिए है जो कि बाय प्रेजेंटेशन ऑफ बजट आया है, और एडवांस एस्टिमेट अभी फाइनेंशियल ईयर या बजट के शुरू होने से पहले, फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से शुरू होना है, उससे पहले बजट आना है, उससे जो एस्टिमेट आएगा वो बजट एस्टिमेट है। उससे भी पहले जो एक अंदाजा गवर्नमेंट लगा रही है इस ईयर के लिए, उसको हम कहते हैं एडवांस्ड एस्टिमेट। तो उस एडवांस्ड एस्टिमेट के हिसाब से हमें सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है इस सेकेंड चैप्टर से, क्योंकि ये जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है यहाँ पे कि यहाँ पे
एडवांस एस्टिमेट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन हमें देखनी है। तो एडवांस एस्टिमेट आया रहा होगा लगभग जनवरी 2025 में, या जनवरी 2025 में हम कंसिडर कर लेते हैं। तो वहां पे गवर्नमेंट ने एक अंदाजा लगाया था, ठीक है, अंदाजा। अब ये है किसके लिए, ये इससे पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है, राइट। तो जैसे इससे पिछला कौन सा था, 2024-25, उसके लिए जो एडवांस एस्टिमेट था वो आया होगा लगभग जनवरी 2025 में, सॉरी 24 में, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे प्रदेश की जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा 2,32,185 रुपए। किस पे, करंट प्राइस। अब समझो करंट प्राइस पे कैसे हम जीएसडीपी को कैलकुलेट करते हैं। देखिए, करंट प्राइस का मतलब है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कौन सा ले रहे हैं हम, करंट फाइनेंशियल ईयर। देखिए, तो इमेजिन करो कि अब आप, आई एम श्योर यू नो जीएसडीपी क्या होता है। एक प्रदेश में, हम प्रदेश की क्योंकि बात कर रहे हैं तो हम स्टेट की ही बात करेंगे, जीएसडीपी की बात करेंगे। अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हिमाचल में अगर एक प्रोड्यूस होता है गुड और एक प्रोड्यूस होती है कोई सर्विस, तो उनकी मनी वैल्यू को अगर हम इंक्लूड कर दे, प्लस कर दे, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो है जीएसडीपी। अब इसको हम दो प्राइसेस पे निकालते हैं, एक आपको है करंट प्राइस। तो करंट प्राइस पे जो निकालते हैं उसकी एक्सपेक्टेशन कितनी रखी थी एडवांस एस्टिमेट में, ये इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, 2,32,185। पर हम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं पहले। सो बेसिकली जीएसडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन टू प्राइस, वन इज जीएसडीपी एट करंट प्राइस। इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर है हमारा 2024-25, ठीक है जी। इस फाइनेंशियल ईयर में हिमाचल में एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था पेन, ठीक है। एक पेन प्रोड्यूस हुआ, सिर्फ हमें समझना होगा पेन। और एक सर्विस प्रोड्यूस हुई जिसको मैंने बोल दिया सर्विस ए। अब सर्विस आप जानते हैं क्या हो सकती है, कोई हॉस्पिटैलिटी सर्विस हो सकती है, कोई बैंकिंग सर्विस हो सकती है, कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हो सकता है। यानी जो, जैसे आप जानते हैं इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, जो आपका टर्शरी सेक्टर है उसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं फेमसली, व्हाइट कॉलर जॉब जो होती है आपकी। तो उसमें आप देखेंगे टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है रादर देन दी गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, राइट, या फिर दी सेक्टर्स। तो हम देखते हैं कि सर्विस ए, यानी कोई भी एक सर्विस हुई है, चाहे आप एजुकेशनल सर्विस, हेल्थ सर्विस, कोई भी सर्विस, एक ही सर्विस प्रोड्यूस हुई है सर्विस ए, और एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, उसका नाम है गुड ए। एक ही गुड हुआ है और एक ही सर्विस हुई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर हमने यहां पे ले लिया 2024-25, ठीक है। इस फाइनेंशियल ईयर में पेन की जो नंबर्स थे, यानी पेन कितने प्रोड्यूस हुए थे, मान लेते हैं 40, और पेन जो थे वो थे 40, और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई थी वो हुई थी, मान लेते हैं उनका नंबर कितना था 50, और इनका जो प्राइस था, इसका प्राइस भी देखेंगे, जो इनका प्राइस था, यानी 40 पेन हुए थे पर एक पेन का प्राइस था मान लेते हैं 20 रुपीज, और एक सर्विस का प्राइस था मान लेते हैं 30 रुपीज। तो अगर मैं आपसे जीएसडीपी कैलकुलेट करने को बोलूं करंट ईयर के लिए, तो आप आसानी से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें मनी वैल्यू देखनी है, जितने पेन प्रोड्यूस हुए। तो 40 पेन प्रोड्यूस हुए, एक यूनिट का प्राइस था 20, तो 40 इंटू 20 आप देखेंगे 800 हो गया, और 50 इंटू 3 आप देखेंगे 1500 हो गया। तो इस तरीके से हिमाचल की जो जीएसडीपी आई एग्जाम्पल के तौर पर करंट प्राइस पे कितनी की आई, 2300। करंट प्राइस का यहाँ पे मतलब है कि हम प्राइस इस साल का लेते हैं, यानी इस साल इन कमोडिटीज के, यानी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस कितने हैं वो हमें कंसीडर करना होता है। और इस तरीके से हम जीएसडीपी एट करंट प्राइस भी निकालते हैं, जिसे हम जीएसडीपी एट करंट प्राइस को हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। दिस इज योर नॉमिनल जीएसडीपी। इसे नॉमिनल जीएसडीपी भी कहा जाता है, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं कि जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस और नॉमिनल जीएसडीपी, ठीक है, राइट। तो ये आपका रहता है करंट प्राइस के लिए। अब हम इसको आगे अपनी अंडरस्टैंडिंग को लेके चलते हैं। अब हम मान लेते हैं, तो ये तो होगी जीएसडीपी एट करंट प्राइस, पर हम जीएसडीपी को एक और प्राइस पे भी निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट प्राइस। तो कांस्टेंट प्राइस पे हम कैलकुलेशन देखेंगे। अभी पहले बात तो आपको ये दिख रहा होगा कि कांस्टेंट प्राइस पे ये 2011-12 का भी एक रोल रहता है। सो बेसिकली जैसे मान लेते हैं, मैं आपको बताऊं कि जैसे ये हिमाचल की जीएसडीपी आ गई। अब इसको देख के आपको कैसे पता चलेगा कि हिमाचल्स इकोनॉमी इज डूइंग रियली गुड। सो अगर आप इस साल की जीएसडीपी को किसी
और या किसी अन्य साल की जीएसडीपी के साथ कंपेयर कर पाएंगे तो शायद आपको कंपैरिजन के थ्रू पता चल पाए कि यस, द इकोनॉमी ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज एक्चुअली ऑन द राइट ट्रैक। तो इसीलिए हम अब कॉन्सेप्ट लाते हैं किसका, बेस ईयर का। ध्यान दीजिएगा, बेस ईयर का। तो बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर हम एक ऐसे ईयर को मानते हैं जो कि करंट ईयर से पिछले कुछ 10-15 सालों में एक स्टेबल ईयर माना गया हो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी के लिए जो हमने स्टेबल ईयर माना है, कंसिडर किया है, या अभी जो बेस ईयर है वो हम कंसिडर करते हैं 2011। इसको हम सेंट्रल लेवल पे भी करते हैं और स्टेट लेवल पे भी करते हैं। ठीक, तो हमने सबसे पहले ले लिया बेस ईयर। तो समझते हैं कि आज जो जीएसडीपी आई है वो सही है कि गलत है, मतलब वो इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रैक कर पा रही है कि नहीं। उसके लिए हमें बेस ईयर की पहले जीएसडीपी निकालनी पड़ेगी, फिर उसके साथ में करंट ईयर की जीडीपी को कंपेयर करूंगा। ओनली देन आई विल गेट द इंफॉर्मेशन दैट इज द इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश गोइंग इन ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। जैसे बेस ईयर में मैंने अब ले ली 2011-12 बेस ईयर लिया हुआ है। तो अब देखो, बेस ईयर लेने का सिर्फ एक लॉजिक है कि जो पिछले कुछ सालों में एक थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल ईयर रहा हो, उसको हम बेस ईयर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले आप देखेंगे 2004-5, 2007-8 भी बेस ईयर थे, पर अभी के लिए हम बेस ईयर लेते हैं 2011-12। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले बेस ईयर की इकोनॉमी निकालेंगे। ठीक, तो बेस ईयर में भी मैं मान लेता हूं कि जो प्रोड्यूस हुआ है वो है एक पेन और एक सर्विस ए, सेम। ठीक है, इसका भी मैं क्वांटिटी निकालूंगा। जैसे मैंने यहां क्वांटिटी निकाली थी, यहां प्राइस। अब मैं निकाल रहा हूं बेस ईयर का, ये था करंट ईयर का। बेस ईयर का कितना रहता है, मान लेते हैं पेन की क्वांटिटी अगर 2025-24 में 24-25 में 40 थी, तो हम मान के चलेंगे 2011-12 में थोड़ी सी कम रही होगी। मान लेता हूं मैं 20 क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई थी पेन की, और प्राइस भी सर कम रहा होगा। अभी प्राइस 20 है, तो 2011-12 में डेफिनेटली जो आज प्राइस है 20 रुपीज, वो 10 रुपीज के आसपास रहा होगा, मतलब कम रहा होगा। तो मैंने 10 ले लिया। ठीक, या फिर सॉरी, आप इसको ऐसे कर लीजिए, क्वांटिटी और ये प्राइस मैंने ले लिया। तो क्वांटिटी मैंने आपको बताया 20 और प्राइस कितना है 10। और वही हम सर्विस के साथ करेंगे। ये एक ही चीज प्रोड्यूस हो रही है, वहां पे भी एक ही चीज प्रोड्यूस हुई थी, मतलब अभी भी एक ही चीज प्रोड्यूस हुई है। कंपैरिजन हमारे लिए इजी रहेगा। और दूसरा 2011-12 यानी बेस ईयर में भी वही चीज प्रोड्यूस हो रही है। तो सर्विस ए में आप देखेंगे क्वांटिटी मैं मान लेता हूं यहाँ पे 50 क्वांटिटी थी सर्विस की। अब मैं इसको भी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 30 कर लेता हूँ। और जो इसका प्राइस था वो 30 था, चलो इसको हम 10 कर लेते हैं। इसका प्राइस भी कम रहा होगा बेस ईयर में, बेस ईयर का है, ध्यान दीजिएगा। राइट, तो अगर मैं आपको बेस ईयर की जीएसडीपी निकालने को बोलूँ तो वो इस तरीके से होगी। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स ये हो गए, सर्विसेज ये हो गई 200 एंड दिस वुड बी 300। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं जीएसडीपी ऑफ द बेस ईयर वो आई आपकी 500। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जीएसडीपी निकालते हैं किसकी, बेस ईयर की, जो कितनी आई है आपकी 500। अब हमने निकाल दी किसकी, आपके करंट ईयर की। पर इसमें दिक्कत क्या है कि हमने प्राइसेस जो लिए, करंट प्राइस की जीएसडीपी निकालने में, वो प्राइसेस लिए हमने किसके, वो प्राइसेस अपने सेम ईयर के लिए, मतलब करंट ईयर के लिए है। ठीक है, तो अब हो सकता है कि हम देखो, अब इन दोनों को कंपेयर करो। जीएसडीपी बेस ईयर की आ रही है 500 और जीएसडीपी करंट ईयर की आ रही है 2300। तो हम तो बहुत ज्यादा खुश होंगे कि भाई 2011-12 में हिमाचल की जो जीएसडीपी थी वो थी 500, अभी वो 2300 है, मतलब हिमाचल की इकोनॉमी इज इन दी राइट ट्रैक। बट इसमें एक गड़बड़ है सर, कि हो सकता है कि ये जो बढ़ी हुई जीएसडीपी है करंट प्राइस पे, उसका रीजन हो सकता है कि प्राइस हो। राइट, अब देखो आप खुद सोचिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रैक करिए, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रैक करने का ज्यादा बेहतर तरीका क्या है, या ज्यादा बेहतर पैरामीटर क्या है। या तो आप ट्रैक करो कि क्वांटिटी कितनी बड़ी है, तो हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, या तो आप बोलो कि प्राइस कितने बड़े हैं। तो अगर हम एक्सेप्ट करें ज्यादा बेहतर पैरामीटर टू ट्रैक द इकोनॉमिक ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द क्वांटिटी में कितना इजाफा हुआ है, वो हमें बेहतर बताएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये बढ़ी हुई जीडीपी का कारण क्या हो, प्राइस। राइट, तो हम क्या करते हैं, जीएसडीपी एट करंट प्राइस भी निकालते हैं। हमें इससे एक इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि हमारे काम की है, वो ये है कि इन कमोडिटीज के प्राइस लेवल कितने बड़े हैं।
राइट। बट इससे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ की एश्योरेंस बिल्कुल नहीं मिलती है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे शायद प्राइस की वजह से ऐसा हुआ होगा। जैसे लेट मी गिव यू द वेरी रिसेंट एग्जांपल ऑफ अर्जेंटीना। सो अर्जेंटीना में बेसिकली इन्फ्लेशन था, माने महंगाई थी। इन्फ्लेशन वहां पे डबल डिजिट्स में चला गया था, जिसे हम हाइपर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो वहां पे इन्फ्लेशन 100 रुपीज का था, मतलब 100% था। मतलब जो चीज वहां पे 1 रुपए की मिल रही है वो 100 रुपए की अब मिल रही थी, ठीक है। तो जो 10 की मिल रही है वो 1000 रुपए की मिल रही थी। तो काफी ज्यादा इन्फ्लेशन अर्जेंटीना में हमने लास्ट ईयर देखा था 2024 में। ओके, सो अब वहां पे, अब देखो, अगर वहां पे आप अर्जेंटीना की जीडीपी निकालेंगे तो अर्जेंटीना की जीडीपी तो हायर साइड पे आएगी ना सर। पर वो हायर साइड पे किस वजह से आ रही है? क्वांटिटी के बढ़ने से नहीं, प्राइस के बढ़ने से। इसीलिए हम जीडीपी या जीएसडीपी एट करंट प्राइस को नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें नॉमिनल इंफॉर्मेशन देती है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर नहीं करती। ये सिर्फ प्राइस लेवल्स कितने बड़े हैं उसको ट्रैक करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जीएसडीपी का कोई रेलेवेंस नहीं है, रेलेवेंस है। वो प्राइस कितने बड़े हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए इसको लाया जाता है। तो हमने बेस ईयर की निकाल दी। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक और जीडीपी निकालेंगे जिसे हम बोलेंगे जीएसडीपी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस में भी हम सेम वही चीज लेंगे। पेन मैंने ले लिया, गुड और सर्विस ले ली, एक सर्विस ए। इसका भी मैं क्वांटिटी देखूंगा और इसका भी प्राइस देखूंगा, ठीक है। इन तीनों को आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे हम जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस पे, जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस पे हम क्वांटिटी लेंगे करंट ईयर की। इसको समझना है, क्वांटिटी मैं लूंगा करंट ईयर की। तो क्वांटिटी कितनी है करंट ईयर की? आप देख सकते हैं 40 क्वांटिटी पेन की है करंट ईयर की और 50 क्वांटिटी सर्विस की है। बट प्राइस मैंने करंट प्राइस में लिए थे, प्राइस करंट ईयर के प्राइस इन कमोडिटीज के, इन गुड्स एंड सर्विसेज के। अब मैं प्राइस करंट ईयर के ना लेते हुए मैं प्राइस लूंगा बेस ईयर के, और बेस ईयर के प्राइस आप देख रहे हैं कितने हैं, 10, और सर्विस का प्राइस कितना है बेस ईयर का? 10, ठीक है। अब आप एक बारी जीएसडीपी कैलकुलेट करके देखें तो ये कितनी आई? 400 प्लस 500, तो ये आपको आई 900। तो आप देख रहे हैं 3 जीडीपी निकाल दी मैंने। एक जीडीपी है बेस प्राइस या बेस ईयर की जीडीपी, एक जीडीपी है कांस्टेंट प्राइस की, जहां पे मैंने क्वांटिटी ली है प्रेजेंट ईयर की बट प्राइस लिए है आपके बेस ईयर के। ओके, क्यों? क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रैक करना है तो द मोर एक्सेप्टेबल पैरामीटर शुड बी द इंक्रीज इन द क्वांटिटी, जो हमने ले लिया है किसमें? जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस पे। प्राइस आप कब का रखो? बेस ईयर का। और क्वांटिटी कब की लो? आज की। तो जो जीडीपी आई वो आई 900, बेस ईयर की 500 और जीएसडीपी करंट प्राइस पे कितनी आई थी? 2300, ठीक है। तो ये हमें एक रियल पिक्चर दिखाता है किसी इकोनॉमी की, कि एक्चुअली में हमारी इकोनॉमी का साइज है हिमाचल की इकोनॉमी का, जो कि जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस पे आएगा, ठीक है। तो वो कितना है? जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कि हमने जब बेस ईयर की निकाली, फिर हमने करंट ईयर की निकाली, सो वी वर वेरी हैप्पी कि इकोनॉमी का साइज बढ़ गया है। अब 500 थी इकोनॉमी, हमारी जीएसडीपी अब 2300 हो गई। बट वो रियल पिक्चर हमें नहीं दिखा रहा है, वो हमें एक नॉमिनल पिक्चर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि शायद वो जीडीपी इसलिए बढ़ी है क्योंकि यहाँ पे प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। जैसे मैंने आपको अर्जेंटीना का एग्जांपल दिया। रादर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर ट्रैक करना है तो हमें देखना चाहिए कि क्वांटिटी में कितना इजाफा हुआ। इसलिए हम जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस पे क्वांटिटी प्रेजेंट ईयर की लेते हैं और प्राइस को हम कांस्टेंट रखते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसको जीएसडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस। और यही हमें रियल पिक्चर देता है इकोनॉमिक ग्रोथ की। इसीलिए जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज आल्सो नोन एज जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? द रियल जीडीपी, ठीक है। तो ये नॉमिनल जीडीपी है और ये रियल जीडीपी है। तो इस तरीके से आपको इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझ आना है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना तो इसको पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। फिर तो इसको बस फैक्चुअल टर्मिनोलॉजीज में देखना है। चलिए जी, आई होप इट इज क्लियर। तो अब चलते हैं वापस। बस अब ये आपको जब इन्फॉर्मेशन पता है तो अब इसको आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, कि जो एडवांस एस्टिमेट आया था, यानी जो 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर था, उसके जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था वो शुरू होना था 1 अप्रैल 2025 से। उसके लिए लगभग जनवरी 2025 में, सॉरी 2024 में, शायद जो पिछला था आपका 2024-25 वाला, उसके लिए जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था ये वाला 2024-25, उसके लिए जो एडवांस्ड एस्टीमेट आया होगा वो आया होगा कब?
को आया होगा लगभग जनवरी 2024 के आसपास। बस उसी एडवांस एस्टिमेट्स के हिसाब से जो जीएसडीपी उन्होंने एस्टिमेट की थी वो होगी 2,32,185, राइट। और जो उससे पहले फाइनेंशियल ईयर था उसके लिए कितना एडवांस एस्टिमेट लगाया था जीएसडीपी एट करंट प्राइस के लिए? 2,10,662 रुपए। इसीलिए एक इंप्रेसिव ग्रोथ को एक्सपेक्ट किया गया था, जिसको एट द रेट ऑफ 10.2% रखा गया था फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो आपने देखिए, इसका एक कंक्लूजन मैं आपको बता दूं कि कंक्लूजन क्या निकलता है कि जीएसडीपी एट करंट प्राइस 2024-25, जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक सर्वे का काम होता है पिछले फाइनेंशियल ईयर को की इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रैक करना, हमारे सामने लेके आना, और बजट का काम होता है आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए इकोनॉमिक एस्टिमेट्स करना। तो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे में क्लियर है कि एडवांस एस्टिमेट को रखा गया था कि इतना लगभग होगा। वो कितना था? 2,32,185 करोड़, जो कि उससे पहला फाइनेंशियल ईयर था जो 23-24 का, उससे वो 10.2% ज्यादा हमने एडवांस्ड एस्टिमेट में वो एक्सपेक्टेशन रखी थी। तो ये हो गया आपकी जीएसडीपी एट करंट प्राइस। अब देखिए, ये एस्टिमेट्स की क्यों बात करें हम? देखो ना, द टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक सर्वे को आते हुए देखते हैं तो उस समय तक जो फाइनेंशियल ईयर होता है 2024-25, उसको अभी हम कंप्लीटली एसेस नहीं कर सकते हैं। उसकी असेसमेंट विल टेक टाइम। तो अभी हम इकोनॉमिक सर्वे में देखते हैं एडवांस्ड एस्टिमेट्स को, पर जो रियल पिक्चर है, जिसे हम एक्चुअल्स भी कहते हैं, वो हमें पता चलेगा कुछ टाइम बाद, राइट। जब हम पूरा असेसमेंट करेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमने सोचा था, जो एस्टिमेट्स थे, वो हम अचीव कर पाए कि नहीं, राइट। वो ट्रैक करने के लिए आप देखेंगे अगले इकोनॉमिक सर्वे में उसका इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। पर अभी हम देख रहे हैं जो एडवांस्ड एस्टिमेट लगाए गए थे उनका क्या कहना था। ये हो गया। सेकेंड, आप देख रहे हैं कि बस बिल्कुल सिंपल सी इंफॉर्मेशन है कि एज पर दी एडवांस एस्टिमेट दी जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जो कि आप समझते हैं, और रियल जीएसडीपी वो कितना रहेगा एस्टिमेटेड। देखिए, एक ये यहाँ से एक और चीज पता चलती है कि जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस हमेशा कम रहती है। आप देख रहे हैं 900, और जीएसडीपी एट करंट प्राइस आपकी ज्यादा रहती है 2300, क्योंकि ये जो जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस है, हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी कहते हैं। मतलब इसमें प्राइस को कंसिडर नहीं किया जाता है, इसमें क्वांटिटी को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं हमने एक्सपेक्टेशन ये रखी थी आपके जीएसडीपी एट करंट प्राइस के लिए, और यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेशन रखी है 1,46,553, जो कि हमेशा कम है, जिसको अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो वो है आपकी 6.7%, ठीक है। वो मतलब इंक्रीज जो था वो था 6.7%, ठीक है। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन याद रखना है आपने कि वो इंक्रीज पूछ लेते हैं कि जीएसडीपी एट करंट प्राइस पे कितना एस्टिमेट इंक्रीज हुआ है इस साल के लिए। जो पिछले साल के लिए जो इकोनॉमिक सर्वे में था वो था आपका 10%, 10.2%, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। So this is about next is about the per capita income, right? तो next information is about the per capita income. तो per capita income हम समझते हैं कि per capita income is obtained by dividing the net state domestic product by mid-year population of the state in the respective year. देखिए PCI क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय, right? इसको थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, बाकी तो इसमें फैक्ट्स ही है। तो PCI क्या होती है? जब हम टोटल इनकम को, जैसे मान लेते हैं मैं आपको बोलूँ कि हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय निकालें, तो हिमाचल की टोटल इनकम हम देखेंगे एक फाइनेंशियल ईयर में, फॉर एग्जांपल डिवाइड कर देंगे हिमाचल की पॉपुलेशन से, जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा पर कैपिटा इनकम, जिसे हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो पर कैपिटा इनकम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आपको इकोनॉमिक सर्वे में दी जा रही है वो देखते हैं। एडवांस्ड एस्टिमेट के हिसाब से जो पीसीआई है करंट प्राइस पे फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसको एस्टिमेट किया गया था 2,57,212। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यानी प्रति व्यक्ति आय को 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए जो एस्टिमेट लगाया गया था, एडवांस वाला एस्टिमेट, वो था आपका 2,57,212 रुपए, जो कि उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर से 9.6% ज्यादा है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट है कि पीसीआई ऑफ द स्टेट इज हायर देन द ऑल इंडिया फिगर्स। ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, कई बार इसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे भी यूज कर सकते हैं कि जो ऑल इंडिया लेवल की, जैसे मतलब इंडिया लेवल की जो पीसीआई है, इंडिया लेवल की पीसीआई को कैसे निकालेंगे हम? इंडिया की नेशनल इनकम देखेंगे, मतलब इंडिया की जो टोटल इनकम है डिवाइड कर देंगे इंडिया की पॉपुलेशन से, जो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो होगा पर कैपिटा इनकम ऑफ द इंडिया। तो वो जो एवरेज आता है उससे ज्यादा हिमाचल की जो पर कैपिटा इनकम है वो रहती है
है वो इन्फॉर्मेशन है। जैसे पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट फ्रॉम 87,721 जो कि फाइनेंशियल ईयर में थी 2011-12 में, उसमें काफी इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है, राइट, जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट, कि इस बार हमने जो एस्टिमेट लगाया वो है 2,57,212। और अगर हम बेस ईयर की देखें 2011-12 की, तो उस समय पे पीसीआई या पर कैपिटा इनकम जो थी वो थी मात्र 87,721 रुपए। तो उसमें भी आपको काफी इंफॉर्मेशन, काफी इंक्रीज देखने को मिलेगा। फिर अगर हम देखें कि उसको हम रजिस्टर करते हैं, जैसे ये कॉन्सेप्ट होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, राइट, तो CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बेसिकली क्या है, ये ट्रैक करता है कि एनुअली कितना इंक्रीज हो रहा है, एनुअल बेसिस पे ये इंक्रीज करता है, यानी 87,000 से अगर 90,000 हुआ है ना, तो कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो हम इंक्रीज कैसे निकालते हैं, जो आपकी डिफरेंस है डिवाइडेड बाय द इनिशियल वैल्यू, राइट, इनटू 100। वैसे तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम में कैसे अप्लाई होता है कि हम क्या देखते हैं, 2011-12 में 87,721 आपकी पर कैपिटा इनकम थी, फिर हर साल उसमें कितना इजाफा हुआ, हम पहुंचे ऐसा करते करते साल कौन से, 2024-25 में। तो इतने सालों में एनुअल जो इंक्रीज हुआ है वो एवरेज कितना है, उसकी एवरेज कितनी है। जैसे 87,000 था मान लेते हैं 2011-12 में, 2000 समझ लो 12-13 में वो हो गया 90,000 पर कैपिटा इनकम, तो इंक्रीज हुआ है 3,000 का। फिर वही इंक्रीज आप 12-13 के बाद देखेंगे 13-14 के लिए फिर शायद 94,000 हो गई होगी, फिर 1 लाख हो गई होगी, फिर 1,20,000 हो गई होगी। वैसे वैसे अभी कितनी हमने एस्टिमेट की है, 2,57,000। तो 2011-12 की जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो पर कैपिटा इनकम थी, और जो अभी का फाइनेंशियल ईयर है जिसको ट्रैक कर रहा है इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, उसमें एनुअली कितना ग्रोथ रेट बढ़ा है, एवरेज उसका क्या आता है 8.6%, और वही होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR, राइट। चलिए, पर कैपिटा इनकम ऑफ ऑल इंडिया, देखो यहाँ पे डिफरेंस आपको क्लियर दिख रहा है इस पॉइंट का कि वो ऑल इंडिया में 63,462 था, और हिमाचल में आप देख रहे हैं कि वो ग्रो हुआ है डेफिनेटली। जो इंक्रीज हुआ फाइनेंशियल ईयर, ये इंडिया लेवल का है सर, देखो ये इंडिया लेवल का है, ये हिमाचल का है, जिसमें आपको क्लियर कट इंक्रीज दिखेगा, राइट, ठीक। तो ये इंडिया लेवल के बीच में इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो दिस इज अबाउट दी PCI, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं सेक्टोरल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। देखो सेक्टोरल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी चैप्टर का। देखिए सेक्टोरल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में हम सेक्टोरल एनालिसिस देखते हैं। सेक्टोरल एनालिसिस मतलब आप देखेंगे बहुत ही जनरल एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आप जानते हैं कि इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में, चाहे वो स्टेट की इकोनॉमी हो, किसी एक देश की इकोनॉमी हो, किसी अन्य देश की इकोनॉमी हो, वहां पे 3 मेजर सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। 3 मेजर सेक्टर्स जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, जिसमें यूजुअली एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटीज ऑफ द एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब आता है प्राइमरी सेक्टर। इसको प्राइमरी सेक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले इकोनॉमी में इसे किया जाता है, ठीक है। जैसे एक बड़ी फेमस थ्योरी है W रोस्टो की। रोस्टो साहब कहते थे कि किसी भी इकोनॉमी में अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रैक करें तो वो 5 फेजेस से निकलती है। सबसे पहला फेज होता है एग्रीकल्चर या जो प्रिमिटिव सोसाइटी है उसको ग्रो करना। अगर आप देखिए आज की डेट में अगर यूएसए इतनी बड़ी इकोनॉमी है तो उसके पीछे कारण है कि वो उनका एग्रीकल्चर पहले उनके सैचुरेशन पॉइंट पे, जेनिथ पे गया, हाईएस्ट लेवल पे। क्योंकि आप देखिए एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, ये जो प्राइमरी सेक्टर है जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह आता है, उसके ही जो आउटपुट्स है वो अगले सेक्टर यानी जो सेकेंडरी सेक्टर है, इंडस्ट्रीज, उसके लिए वो काम करता है, किसका, इनपुट का, ठीक है। अगर आप देखें कि आप आटे की फैक्ट्री तो तब लगाओगे ना जब वीट आप प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। तो फैक्ट्रीज वगैरह कहाँ आती है? सेकेंडरी सेक्टर में। उसके लिए प्राइमरी सेक्टर का ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम यहाँ पे सेक्टोरल एनालिसिस देखेंगे हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हिमाचल में आप देखेंगे बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, प्राइमरी सेक्टर में कंसिस्ट होती है, देखो क्रॉप्स, जैसे मैंने बताया आपको, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक, राइट, कीपिंग अप द एनिमल्स, रियरिंग, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशरीज, माइनिंग, क्वेरिंग, है ना। तो ये सारी चीजें हैं प्राइमरी सेक्टर में। अब देखो इसमें हम देख रहे हैं हर एक सेक्टर में कितनी कितनी ग्रोथ हुई है, ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंस रखती है यहाँ पे। अगर हम देखें एडवांस्ड एस्टिमेट के हिसाब से ग्रॉस वैल्यू एडेड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, ठीक। देखिए एक नया वर्ड आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड। देखिए हमारे देश में हर एक सेक्टर की कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहती है GSDP में, राइट। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि हमारे देश में एक मान लेते हैं वीट का प्रोडक्शन हुआ 10 kg,
व्हीट और उसकी कीमत थी मान लेते हैं 1000 और एक मान लेते हैं एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हुआ, एल्यूमिनियम, और उसकी कीमत थी मान लेते हैं 1000 और एक सर्विस प्रोड्यूस हुई जिसकी कीमत थी 1000। तो मैं क्या बोलूंगा कि टोटल जीएसडीपी कितनी है, 1000 माने 3000। पर इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि हर एक सेक्टर से कितनी कंट्रीब्यूशन है। तो मैं बोलूंगा व्हीट किसका पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर का, एग्रीकल्चर। तो मैं बोलूंगा कि भाई इसमें आपकी जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर की वो 1000 है, जो कि टोटल की 3000 की कितनी है, लगभग 33%। वैसे ही एल्युमिनियम जो कि इंडस्ट्री सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, उसकी कंट्रीब्यूशन भी कितनी है आपकी 1000 और सर्विस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन भी है 1000। तो यहाँ पे इक्वल कंट्रीब्यूशन आ रही है, ठीक है। तो अगर हम देखें हर एक सेक्टर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके देता है, उसे हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड इज बेसिकली द वैल्यू दैट इज हैव बीन एडेड इनटू द जीएसडीपी बाय अ पर्टिकुलर सेक्टर। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है जो कि प्राइमरी सेक्टर ने की, यानी जीएसडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन कर पाया प्राइमरी सेक्टर, वो आप देख रहे हैं 16,625 करोड़ का एट द पेस ऑफ 3.2% एट दी कांस्टेंट प्राइस। मतलब इसको भी हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, कांस्टेंट प्राइस, यानी 2011-12 में कितना कर पाया था कांस्टेंट प्राइस के लिए हम बेस ईयर देखते हैं, और अभी कितना कर पा रहा है, ठीक। तो ये पिछली बार से भी ज्यादा है, ये 16,625। अब कांस्टेंट प्राइस पे जीवीए प्राइमरी सेक्टर रजिस्टर्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ, राइट, ये कांस्टेंट प्राइस पे ग्रोथ रेट कितनी आई है 1.7 -1.7% एंड 3.2% इन दी फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23। फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 यानी इन्होंने जो पिछले 3 साल थे फाइनेंशियल ईयर थे, एक जो अभी का फाइनेंशियल ईयर था मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर था वो, और उससे पहले का फाइनेंशियल ईयर ये हो गया आपका, और उससे पहले का फाइनेंशियल ईयर, उन सभी में जीवीए को बताया प्राइमरी सेक्टर में कितनी कंट्रीब्यूशन, प्राइमरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है जीएसडीपी में, ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है 1.7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.7 -1.7 एंड योर 3.2। तो इस साल के लिए हमने कितना देखा 3.2 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। नेक्स्ट प्राइमरी सेक्टर देखो एम्प्लॉय करती है लगभग, यानी एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, प्राइमरी सेक्टर में लगभग हिमाचल के 53.9% जो पॉपुलेशन है वो इन्वॉल्व है। अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चन है वो पॉइंट्स फॉर्म में भी उन्होंने चेंज किए हैं ऑप्शंस, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी प्राइमरी सेक्टर के सब सेक्टर्स की अगर हम देखो, ओवरऑल प्राइमरी सेक्टर ने जो कंट्रीब्यूशन की वो थी आपकी लगभग 16,625 करोड़। अगर हम इसको सेक्टोरल जो इसके सब सेक्टर्स होते हैं प्राइमरी सेक्टर के उसको देखें तो आप देखेंगे इसमें क्रॉप सेक्टर ने किया 1.6%, ठीक है जी, और फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग उसमें जो आपका ग्रोथ का एस्टिमेशन हमने लगाया था कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा 4.0%। लाइफ स्टॉक सेक्टर का कितना रह गया आपका जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, कितना टोटल वैल्यू में ऐड कर पाएगा 5.2%। फिशिंग सेक्टर का आप देखेंगे 7%, माइनिंग एंड क्वेरिंग का आप देखेंगे 6.1%। अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि कौन सा ऐसा सब सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर का जिसने जो है कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा किया। तो आप देख पा रहे हैं जो आपका फिशिंग सेक्टर है उसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन की है, दैट इज द सब सेक्टर ऑफ द प्राइमरी। और किसने सबसे कम की है तो आप देख पा रहे हैं 1.6% जो कि आपका क्रॉप सेक्टर है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अब देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को आप जानते हैं हम इंडस्ट्रीज सेक्टर भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी बिल्कुल वही अंडरस्टैंडिंग को हम यहाँ पे भी लेके चलेंगे। तो अगर हम सेकेंडरी सेक्टर को देखें या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें तो हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग में जो सब सेक्टर्स है वो है मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज जैसे कि कंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या एस्टिमेट लगाए गए थे कि इस सेक्टर की कितनी कंट्रीब्यूशन हो सकती है जीएसडीपी में, जिसे हम क्या कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी ये सेक्टर कितनी वैल्यू ऐड करेगा जीएसडीपी में। तो वो कितनी है देखिए, एस्टिमेट लगाया गया था कितना 65,134, जो कि ज्यादा है किससे प्राइमरी सेक्टर से। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको देखनी है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर का जो जीवीए था वो हमने पीछे देखा 16,000 समथिंग करोड़ था, यहां पे कंट्रीब्यूशन ज्यादा है as against 60,238 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर एट जो कांस्टेंट प्राइस पे है, राइट, जिसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला। यानी अगर हम 2011-12 में देखें तो सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा था टोटल आप देखेंगे कितना 60,000, राइट, ओके। बट अगर हम देखें आपके
करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो वो है 65,134, जिसमें 8.1% का इंक्रीज है। चलिए अब चलते हैं। अब अगर हम सब सेक्टर्स की बात करें, जैसे हमने प्राइमरी सेक्टर्स की बात की थी, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कांस्टेंट प्राइस एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर एट अ ग्रोथ रेट ऑफ 7.1%। इसमें इलेक्ट्रिसिटी गैस में एक्सपेक्टेशन हमने 11.5% रखी है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक्सपेक्टेशन आपकी ग्रोथ की है 9.4%। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन हमारी है जो हमने एस्टिमेट किया है, वो है इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई से। वहां से उस सब सेक्टर से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर की रहेगी टोटल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। अब देखते हैं टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर। इसमें भी इसके सब सेक्टर्स के बारे में बताया गया है, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज, रिलेटिंग, ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज। तो आप देखेंगे सर्विस सेक्टर इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ GSVA, यानी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। यानी किसी भी जीडीपी में, इसको आपको जीएसडीपी के साथ कैलकुलेट करना है, हिमाचल की जीएसडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर आता है इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट, क्वांटिटी, वॉल्यूम, वो आता है किस सेक्टर से? सर्विस सेक्टर से, टर्शरी सेक्टर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसका एस्टिमेशन देखें स्टैटिस्टिकल टर्म्स में, तो 56,654 हमने एक्सपेक्ट किया था एट कांस्टेंट प्राइस एज अगेंस्ट दी 53,481, जिसमें इंक्रीज हमने एक्सपेक्ट किया है 5.9%। राइट, अब देखते हैं टर्शरी सेक्टर के सब सेक्टर्स को। टर्शरी सेक्टर के सब सेक्टर्स में आप देखेंगे ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट्स, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया 8.1%। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज जो कि सब सेक्टर है, उसने कंट्रीब्यूट किया आपके 9.4%, और रियल एस्टेट ने जो कंट्रीब्यूट किया वो है 5.4%। तो अगर हम सब सेक्टर्स की बात करें टर्शरी सेक्टर के, तो उसमें ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ये सेक्टर ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ओवरऑल जीएसडीपी में किया है टर्शरी सेक्टर से। ओके, चलिए अगर हम देखें सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द एडवांस एस्टिमेट एट जीवीए एट करंट प्राइस, तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में देखो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन एडवांस्ड एस्टिमेट एट करंट प्राइस। अभी तक हमने जो देखा वो था कांस्टेंट प्राइस का, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस का। अब देख रहे हैं हम करंट प्राइस का, ठीक है। यानी अगर मैं देखूं आज जो कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर कर रहा है, वो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बेसिस पे कितना इंक्रीज हुआ है। तो हम देख सकते हैं प्राइमरी सेक्टर के शेयर इज एस्टिमेटेड कितना 32,868, 15.2% टोटल का। सेकेंडरी सेक्टर का शेयर जो रहा टोटल में वो कितना रहा 85,706 करोड़, 39.5%, और सर्विस सेक्टर का ये रहा 98,245 करोड़। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर आप देख पा रहे हैं वो रहता है सर्विस सेक्टर स्टेट की जीएसडीपी में। राइट, तो ये आपको याद रखना है। 98,000 परसेंटेज भी आपको याद रखनी पड़ती है। राइट, ये परसेंटेज के बेसिस पे भी वो कई बार पूछ लेते हैं। ओके, अगर हम देखें सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू एडेड इन 2023-24, मतलब फॉर द सेक ऑफ कंट्रीब्यूशन, अगर हम कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे देखें तो जो प्राइमरी सेक्टर के सब सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, उसमें जीवीए 14.27% एज कंपेयर टू 18.9%। द शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन जीवीए 39%। राइट, तो इन तीनों में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। देखो इसमें भी, इसमें थोड़ा सा डिप है, यहाँ पे 39.5 है, ये 39.98 है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के साथ अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे 45.28 है, यहाँ पे 45.3 है, इसमें भी इंक्रीज है, इसमें भी इंक्रीज है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 14.27 वर्सेस 15.2। तो अगर कई बार जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में किस सेक्टर में डिप हमें देखने को मिला, तो आंसर इसका रहेगा योर दिस दी सेकेंडरी सेक्टर, है ना, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में आप देख रहे हैं यहाँ पे वो 39.5 था और पिछले साल वो 39.98 था, तो यहाँ पे डिप है। बाकी यहाँ पे भी इंक्रीज है और यहाँ पे भी आपको इंक्रीज है 15.2 एज अगेंस्ट 14.27। ओके जी, बाकी सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। राइट, तो ये एम्प्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन हिमाचल is your agriculture, वही इंफॉर्मेशन है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज एम्प्लॉयड 53.95% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स ऑफ HP एज कंपेयर टू 46.8% ऑफ इंडिया। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि जो वर्कफोर्स कंट्रीब्यूशन है हिमाचल का, वो क्या नेशनल एवरेज से ज्यादा है? तो इसका आंसर एब्सोल्युटली
हाँ रहेगा, मतलब यस, क्योंकि हिमाचल में टोटल पॉपुलेशन जो टोटल वर्क फोर्स है उसकी 53.95% काम कर रही है कहाँ पे, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर एम्प्लॉयज 22.01% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स ऑफ एचपी एज कंपेयर टू 23.96। यहाँ पे हम एवरेज से कम हो गए, प्लीज इसका आप इंफॉर्मेशन याद रखिए। प्राइमरी सेक्टर में हमारी नेशनल एवरेज से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है प्राइमरी सेक्टर में, और सेकेंडरी सेक्टर में आप देख रहे हैं नेशनल एवरेज से कम रह जाती है। 22.01% आर एम्प्लॉयड इन हिमाचल इन दी सेकेंडरी सेक्टर। और टर्शरी सेक्टर में आप देखेंगे, टर्शरी सेक्टर में भी आपको कम देखने को मिलेगा। सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर में टोटल लेबर फोर्स का सिर्फ 24.01% काम कर रहा है टर्शरी सेक्टर में, राइट, हिमाचल में, और वो नेशनल एवरेज से कम है जो कि है 29.73%। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें मिल रही है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की मदद से। सो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एक लेबर एम्प्लॉयमेंट को या फिर एम्प्लॉयमेंट को ट्रैक करने का एक इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करता है, जिसका एक ऑफिस है, आप देखेंगे NSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ओवरऑल NSO के अंदर आता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो NSSO बेसिकली PLFS को लेके आता है, 2017 से लगातार लेके आ रहा है क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, जिससे हमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का पता चलता है, LFPR का। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखिए। तो ये जो हमने चीज़ें पढ़ी इसको हमने टैबुलर फॉर्म में भी इसको प्रेजेंट किया गया है इस बार इकोनॉमिक सर्वे में। जैसे आप देख पा रहे हैं ये वही इन्फॉर्मेशन है जो हम देख चुके हैं कि प्राइमरी सेक्टर में आप देख रहे हैं कि GVA में कितना शेयर है आपका, HP में 14.7% प्राइमरी सेक्टर का ओवरऑल, जिसमें एग्रीकल्चर का ज़्यादा है, और नेशनल एवरेज देखें तो 20.19। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में शेयर जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा 53.98, और ये हिमाचल इंडिया लेवल पे 46.38 है। तो जो भी हमने अभी इन्फॉर्मेशन देखी वो टेबुलर फॉर्म में भी है, प्लीज गो थ्रू विद दिस, है ना। तो वही इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल कि जैसे सेकेंडरी सेक्टर में आप देख पा रहे हैं कि GVA में यानी सेकेंडरी सेक्टर से कितनी कंट्रीब्यूशन होती है, राइट, कहाँ पे, आपके GSDP में, जिसको हम GVA लेवल पे देखते हैं, वो है 39.98। ठीक, बाकी आप देखेंगे अगर हम नेशनल एवरेज देखें तो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, और अगर हम एम्प्लॉयमेंट का शेयर देखें तो वो 23.96 इंडिया का है, 22.01 ये आपका हिमाचल का है। वही हमने टर्शी में देखा कि टर्शी सेक्टर सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है किसका, हमारी टोटल GSDP का, जो है 45.28%, जो कि थोड़ा सा कम है किससे, मतलब कम है आपके नेशनल एवरेज से। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट शेयर की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट शेयर आपका 24.0% रहता है टर्शरी सेक्टर से, और नेशनल एवरेज से जो कि कम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका एक और टेबुलर फॉर्म है, इस पे उन्होंने एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट को परसेंटेज में बताया है कि कितना, जैसे इस बार के लिए हमने, अगर आप देखिए हिमाचल प्रदेश के लिए हमने एनुअल ग्रोथ रेट यानी हमारी इकॉनमी कितने परसेंटेज से बढ़ेगी, राइट, वो हमने बताया कैसे हिमाचल प्रदेश में, इस चार्ट के थ्रू उसको ट्रैक किया गया है, वो है 6.7%। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2024-25 में इसके लिए कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कितनी ग्रोथ हमने एक्सपेक्ट की है इन टर्म्स ऑफ GSDP। तो आपका आंसर होगा 6.7%, जो कि नेशनल एवरेज से ज़्यादा थी, 6.4%। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए हैं इस बार, क्योंकि अगर क्वेश्चन फॉर्म में आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे को तो वो आपको ज़्यादा समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे याद, राइट। तो आप ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, टेक अ नोट ऑफ दीज क्वेश्चंस। वैसे ये क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक सर्वे जो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है उसमें एक बार कोड आपको देखने को मिलेगा, उसको आप स्कैन करके, QR कोड को स्कैन करके आप इन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, राइट। अदरवाइज यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ these questions, and इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में अवेलेबल हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि चैप्टर 2 पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम आपके लिए हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को भी लेके आएंगे। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं और ये भी क्वेश्चन आपके हैं। तो वी हैव क्रिएटेड ऑलमोस्ट 13-14 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर, जिसको आप करके अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी एक चैप्टर की इकोनॉमिक सर्वे की, उसको सब्सटैंशिएट कर सके इन MCQs को सॉल्व करके, राइट। सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, और आने वाले चैप्टर्स के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।